कोई तो मुल्क है इस दुनिया में, इस संसार में, जिसने इस तानाशाह को चैलेंज किया है? आप देख लीजिए अपने ही देश भारत कहाँ खड़ा है। मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात हो। 140 करोड़ का देश और अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला देश, 15 दिन हो गए हैं एक मुल्क के तानाशाह ने जारियत का मुजाहरा करते हुए कत्ल कर दिया वहाँ की इंटायर लीडरशिप को, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को, और उस पर यहाँ से कोई कंडेमनेशन नहीं हो रही है। और कल हमें यह खबर दी जाती है कि हमने ईरान के सदर से बात की, और बात क्या की? चिंता प्रकट की। अरे ये चिंता का विषय है, क्या कंडेम नहीं कर सकते थे आप? मैं अपने कश्मीर के साथी मीर साहिब सलीम साहब से निवेदन करता हूं कि आएँ और अपनी बात संक्षेप में रखें। मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शशि शेखर जी। बहरहाल मैं सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस अहम इशू को डिस्कस करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए। अगरचे इसमें मैंने भी उनको राय दी थी एक दिन फ़ोन करके कि इस पर हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जब आप नाम लेते हैं कि जमहूरियत बची रहे, तो इस वक्त जिस तरीके से मुल्कों के इक़्तिदार आला या जिसको आप संप्रभुता कहते हैं उस पर हमला हो रहा है, तो ज़रूरी है कि लोग कॉन्शियस की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ऐसी फोर्सेस को कंडेम करें। अभी यहाँ पे आहूजा साहब बात कर रहे थे ईरान के शाह की और उसके बाद की, और बता रहे थे कि उनका इत्तफाक नहीं हो सकता, वहाँ की जो रेडिकल रजीम है, हो सकता है कि आपका उनसे इख्तलाफ हो, वो किस तरीके से गवर्नेंस चला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर रेडिकलिज़म ने, मैं कम से कम अगर उनकी मजहबी जुनूनियत ने उनको ये हिम्मत दी है कि वो एक तानाशाह के सामने खड़े हुए हैं, जब इस वक्त दुनिया में आपका 140 करोड़ का देश ये हिम्मत नहीं रख रहा है कि उसको कुछ कहने की, कम से कम वो जुनूनियत, दैट्स गुड। इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ जुनूनियत, अगर ये मजहबी जुनून है तो ये अच्छा है मेरे ख्याल से। कोई तो मुल्क है इस दुनिया में, इस संसार में, जिसने इस तानाशाह को चैलेंज किया है, जो इस वक्त एक के बाद एक देश को कभी हमला करने की बात कहता है, कभी ग्रीनलैंड को अपनाने की बात कहता है, कभी कनाडा की बात करता है, और वेनेजुएला के सदर को जिस बेहिमाना तरीके से, जिस बर्बरता से घर से उठा लाता है और कोई उफ तक नहीं करता। और यह है हमारी सिविलाइजेशन। इसको हम कहते हैं कि हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, इसको हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी की डेमोक्रेसी में रहते हैं, इसको आप कहते हैं कि ज़माना बहुत महज़्ज़ब हो गया है। आप देख लीजिए अपने ही देश भारत कहाँ खड़ा है। मैं चाहूँगा कि इस पर भी बात हो। ठीक है, आपने तारीख की बातें की हैं, भारत कहाँ खड़ा है? ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, 140 करोड़ का देश और अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला देश, 15 दिन हो गए हैं एक मुल्क के तानाशाह ने जारियत का मुजाहरा करते हुए कत्ल कर दिया वहाँ की इंटायर लीडरशिप को, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को, वहाँ के रहबर मौज़म को। अरे वो उन लोगों का चुना हुआ एक रहबर है, और उस पर यहाँ से कोई कंडेमनेशन नहीं हो रही है। और कल हमें यह खबर दी जाती है कि हमने ईरान के सदर से बात की, और बात क्या की? चिंता प्रकट की। चिंता प्रकट की जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अरे ये चिंता का विषय है, क्या कंडेम नहीं कर सकते थे आप? और अभी आपने बात की विक्रम मिस्री की, उनको 5 दिन लग गए एक मैसेज ऑफ कंडोलेंस साइन करने के लिए, और आपने आयरस डैना के साथ क्या किया? आप तो अतिथि देवो भव कहते हैं कि घर आया हुआ मेहमान खुदा होता है। आपने 125-130 ईरान के उन सेलर्स को यहाँ बुलाया, उनका शिप यहाँ बुलाया, और विशाखापट्टनम में उनके साथ मिलन 26 के नाम से उनके साथ जंगी मशकें की। और आपके मेहमानों के साथ क्या हुआ और इंडियन ओशन में हुआ, आपने उसकी खबर तक नहीं ली। खबरें तो भाइयों ये भी आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि उस जहाज़ को टारपीडो करने में हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन गई थी। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई कंडेमनेशन नहीं है। भारत की सदर उनको रिसीव करती है। आप देख लीजिए यूट्यूब पे कि जब उनकी परेड होती है, जॉइंट परेड होती है, और उसकी कमेंट्री देख लीजिए कि
उस जहाज़ को किस खूबसूरती से पेश किया जाता है, और वो जब यहाँ से जाके उनमें से 80 या 90 या 85 लोग डूब जाते हैं, वो गर्क के समंदर हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ से कोई कंडोलेंस नहीं होती है, अफसोस के दो लफ्ज़ नहीं होते। और श्रीलंका की जो मरीन है, वहाँ की जो फौज है, वो उनकी मदद को, डिस्ट्रेस कॉल जब वहाँ से आती है तो हमारे यहाँ से कोई मदद तक नहीं जाती, और बल्कि ये कहा जाता है कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। हम कहाँ खड़े हैं? ये सवाल है कि हमें सबको अपने ज़मीर को पूछना चाहिए। आज वो दुनिया का तानाशाह जिसने ये मन मना लिया है कि वो जिस मुल्क को चाहे तबाह कर ले, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की मदनियात पे, वहाँ के ऑयल के ज़ख़ीरों पे हमला करने के लिए, और जिसने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान आपका मजाक उड़ाया, कभी 5 जहाज़ तो कभी 10 तो कभी 12 तो कभी 15 तो कभी ये। अरे आज उनके जहाज़ ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ कतर में तो 5 जहाज़ गिर गए। ठीक है, वो कहते हैं जी टेक्निकल एरर है, स्नैग है, जो भी है। आपके पास एक मौका, आप भी उनका जवाब दीजिए ना, ताने की सूरत में, भैया आपके कितने गिरे। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है। हमें तो शर्म आ रही है कि आपने एक ऐसे देश को फादरलैंड करार दिया है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जिसके सदर को वॉर क्रिमिनल करार दिया है। हेग की अदालत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको यूरोप और आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की 124 कंट्रीज की मान्यता हासिल है, और एक ऐसे मुल्क के बादशाह को, उसके सदर को आप गले लगा रहे हैं जिसके कम से कम 1 या 1.5 दर्जन ममालिक ने उसके खिलाफ वारंट जारी किए हुए, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वारंट मानना है। अगर वहां पे बिन्यामीन नेतन्याहू जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आप उसको फादरलैंड बता रहे हैं। बताइए, मुस्लिम दुश्मनी की आड़ आपको कहां तक ले गई है? और जिन मुसलमानों को भारत में आप गौकशी के नाम से लिंच करते हो, जरा पता कर लीजिए वो यहूदी क्या खाते हैं, पता कर लीजिए। सबके पास मोबाइल है, उनका पसंदीदा खाना क्या है। तो हो क्या गया है? तो मैं समझता हूं कि भारत का जो रोल रहा है वो निंदनीय रहा है, और फिर भारत की सिविल सोसाइटीज़ भी उस तरीके से सामने नहीं आई है। ईरानी लोगों की जंग नहीं है। ईरान, मुझे लगता है कि इस वक्त एक भेड़िए को, बेशक ईरान कमज़ोर है, लाचार है, पिछली 4 दहाइयों से वो सैंक्शंस झेल रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रहा है। एक ऐसा बदमस्त सांड जो है इस वक्त, जो कबूतरों के खरपे में आकर उसने आतंक मचाया हुआ है, ईरान कम से कम ये हिम्मत किए हुए है कि उसको बाजू मरोड़ने की हिम्मत तो है। आपको ईरान की सुप्रीम लीडरशिप पे, चाहे आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हूँ, चाहे वहाँ की दूसरे लीडर हूँ, वो भी उनके साथ समझौता कर सकते थे। और फिर आप उन औरतों के नाम से, आप तो ईरान की विमेन को, ईरान की खवातीन को आज़ादी दिलाने चले थे, और आपने 170 बच्चों को ही शहीद कर दिया। किसको आज़ादी दिलाने जा रहे हो? आप ईरान के लोगों को कहा कि हम तुम्हारे लिए आज़ादी का परवाना लेकर आए हैं, और फिर आपका वॉर सेक्रेटरी कहता है कि ईरान के लोग जो है उनको एक एक चुन चुन करके हलाक किया जाएगा। तो सवाल यह है कि नैतिकता, क्या कहते हैं इसको, मॉरलिटी, जिसको हम अखलाकियात कहते हैं उर्दू में, वो कहाँ पे है? और आज एक एक दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं उनको सांप सूंघ गया है। तो कम से कम ईरान अगर ये हिम्मत कर रहा है तो भारत की सिविल सोसाइटी को उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और वो मुझे लगता है मजलूम है। और ईरान पर जो इल्ज़ामात हैं, कभी तो आप रेजिम चेंज की बात करते हैं। ईरान ने हमेशा इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के, हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले रखे हैं, किसी भी समझौते के लिए तैयार है। और जब आपने 28 तारीख के उनकी लीडरशिप को, इंटायर लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, तब भी तो उसी ओमान ने तो पहले दिन ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द जो हम किसी ब्रेक थ्रू पे पहुंचने वाले हैं। वो तो उस दिन भी उसी बातचीत, उसी मुज़ाकरात पर डिस्कस कर रहे थे क्या ऑफ़र आ रहा है, और आपने बिना बताए, यानी एक तरह से मैं कहता हूं कि डरपोकों की तरह हमला करके इंटायर लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन उठेगा ऐसे बदमस्तों को,
ऐसे तानाशाहों को हाथ रोकने के लिए तो ईरान की इंटायर लीडरशिप को हम सलाम पेश करते हैं, वहाँ के लोगों को हम सलाम पेश करते हैं, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को हम सलाम पेश करते हैं कि जो इस शख्स को कम से कम एक तानाशाह को जवाब तो दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।